दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसकी पिछले वीडियो में हम लोग अब तक देख चुके हैं कि किस प्रकार से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि मराठे थे ना बुरी तरीक़ा से हार गए। और उस समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, पेशवा के पद को हमेशा और हमेशा के लिए बंद कर दिया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग ने। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। फिर देखे थे कि जो बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय को क्या कर दिया गया था, इसको मतलब कि बिठूर जेल है, बिठूर कानपुर में, वहाँ भेज दिया गया। बाद में फिर इसका लगभग 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में इस बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। तो इस प्रकार से जो बाजीराव द्वितीय था वो अंतिम पेशवा था मराठों का। तो और बोले भी तो बाजीराव द्वितीय का एक महत्वपूर्ण योगदान था मराठों का पतन का। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मगर आज पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, यानी कंपनी का आगमन देखेंगे। तो अब समझते हैं इसको। प्राचीन काल से ही भारत एवं यूरोप का व्यापार विकसित अवस्था में था। स्टार्टिंग से आपको मालूम होगा, पहले पूरा चलता था व्यापार रोम से, भारत और रोम। संगम काल में, देखिए संगम काल लिख दिया यहाँ पर ही। जो संगम काल का जो टाइम था ना, उस समय भारत रोम व्यापार जो था अपना चरम सीमा पर था। बहुत ज़्यादा व्यापार होता था काली मिर्च का। और मतलब कि संगम काल में भारत रोम व्यापार अपने शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि हुन के आक्रमण के कारण, हुनों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके कारण भारत और यूरोप के बीच में प्रत्यक्ष व्यापार, जो डायरेक्ट व्यापार होता था, वो बंद हो गया। अब क्या है, भारत और यूरोप के बीच व्यापार मुस्लिम अरब व्यापारी के माध्यम से होने लगा। अब बीच में बिचौलिया का काम करने लगा वो भारत के जो कुछ मुस्लिम व्यापारी था ना, वो अरब के व्यापारी था वो। भारत और यूरोप के बीच में व्यापार मुस्लिम अरब व्यापारियों के माध्यम से होने लगा। अर्थात मुस्लिम व्यापारी भारत यूरोप व्यापार में बिचौलियों का काम करने लगा। इस प्रकार से वो काम करने लगा। और 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। आपको मालूम होगा रेनेसा हुआ था यूरोप में। सब लोग बहुत तरीक़ा से, पहले जैसे क्या होता था यूरोप में, होता था कि जो भी करना है वो तुमको चर्च के लिए करना, कुछ लिखना है तो चर्च के लिए लिखना है। तो बाद में फिर हुआ, सब लोग जागा, तो उसी को कहते हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण हुआ। इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग की खोज था। जब पुनर्जागरण हुआ तो सिर्फ वही नहीं हुआ कि बहुत सारा किताब लिखा गया, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो अब हुआ कि भाई चलो अब रास्ता भी खोजा जाए। तो इसके लिए फिर अब एक उद्देश्य हुआ कि चलो अब रास्ता खोजते हैं। तो समुद्री मार्ग खोजने में निकला लोग। यूरोपीय शासकों ने भारत का मार्ग खोजने के लिए नाविकों को प्रोत्साहित किया। जो नाविक होता था ना, उसको प्रोत्साहित किया कि जाओ भारत का रास्ता ढूंढो। क्योंकि भारत से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जो पहले जो व्यापार करता था बहुत ज़्यादा ये रहता था, फ़ायदा में रहता था। तो लोग पहले क्या था ना कि सिर्फ क्या करे, बिचौलिया काम कर रहा था अरब के व्यापारी। इसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था अरब के व्यापारी को। ये अपना एक अधिकार बना के रखा था। तो जो यूरोप के जो शासक था वो कहा जाओ भारत का मार्ग खोजो। तो भारत के मार्ग खोजने के लिए नाविकों को प्रोत्साहित किया। इसके कारण भारत यूरोप समुद्री मार्ग की खोज हुई। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं। अब है भारत यूरोप समुद्री मार्ग को केप ऑफ गुड होप से गुजरता था। यानी कि भारत यूरोप समुद्री मार्ग जो है ना, ये केप ऑफ गुड होप जो है ना, ये अफ्रीका महादेश में है। ये यहीं से गुजरता है भारत का समुद्री मार्ग, भारत यूरोप समुद्री मार्ग। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। भारत और यूरोप समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने की। उन्हीं से लोग चलवे किया था। अतः सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए। पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगालियों के बाद अन्य यूरोपीय व्यापारी भी भारत आए। इनका क्रम इस प्रकार से, आप इसको रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आप इसको ना इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसी का ना अंग्रेजी में लेकर चलो, यू हो गया, यू एन हो गया, ई हो गया, और डी हो गया, और पी हो गया। आप यू एन डी पी का नाम तो सुनने में किए होंगे। उसमें थोड़ा सा ऐसे यू एन ई डी पी। पहले यूरोपीय आया, फिर नीदरलैंड का आया, फिर हमारा इंग्लैंड आया, डेनमार्क आया, और लास्ट में ये पी एच से फा होता है ना, तो फ्रांस आया। तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं क्रम कि कौन पहले कौन आया। तो पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रेंच आया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये सब आया। ठीक है, ये देख लिए। तो पुर्तगालियों का आगमन हम लोग यहाँ से देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, तब भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया था। पहले वही आया था, पहले वही ना खोजेगा। पुर्तगाल का नाविक, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कोई और नहीं, एक नाविक था। यही समुद्री मार्ग से भारत के, मतलब कि ये रास्ता खोजा था। भारत को नहीं खोजा, भारत तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ये रास्ता खोजा। तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आया था। यही रास्ते था तो जो अफ्रीका महादेश में, इसी से आया।
केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक बार्थलेम्यू डियाज ने किया था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले ना बार्थलेम्यू डियाज चला था, वो चला था रास्ता की खोज में, तो उसको मिला ये हमारा ये केप ऑफ गुड होप। तो पहले ये खोजा था केप ऑफ गुड होप, जिससे पता लगा हाँ ये केप ऑफ गुड होप है। बाद में वास्को डी गामा आया तो इसी रास्ता से होते हुए ये भारत तक पहुंचा था, यानी कि समुद्री मार्ग का खोज किया था। कौन? वास्को डी गामा। अब पूछेगा आपको केप ऑफ गुड होप मार्ग का खोज कौन किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। इसको ये अच्छा पॉइंट है, ये नोट में इसे लिखा हुआ है, इसलिए आपको भी याद रखना है। जब वास्को डी गामा भारत आया ना, तो वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाने में एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाने में किसका हाथ था, कौन सहयोग किया था? तो एक गुजराती व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मजीद, ये सहयोग किया था। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम उसी के बारे में केप ऑफ गुड होप के बारे में अगर एक पॉइंट हम और बोले तो उसको हम लोग आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। केप ऑफ गुड होप है ना, हिंदी में उसको आशा अंतरिक्ष कहते हैं। वास्को डी गामा इसी मार्ग से होते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट, ये केरल में है जगह, एक कालीकट के तट पर पहुंचा था, है ना। अब्दुल मजीद हेल्प किया, कालीकट के तट पे पहुंच गया। कितना तारीख को? 17 मई 1498 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा। वास्को डी गामा इसी मार्ग से होते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह जो है ये मालाबार तट का एक प्रमुख तट था ये कालीकट, और वहाँ का शासक जमोरिन था, हिंदू शासक था जमोरिन। यही जमोरिन जो है वो वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। वास्को डी गामा को उद्देश्य भारत से काली मिर्च का व्यापार करना था। 1499 ईस्वी में पुर्तगाल लौटा तो उससे इस व्यापार में 60 गुना फायदा ज़्यादा हुआ। पहले बिचौलियों को पैसा देना पड़ता था ज़्यादा, मगर जब उससे व्यापार करता था बहुत घाटा, मतलब कि उतना फ़ायदा नहीं होता था। मगर जब वास्को डी गामा खुद आया तो इसको ये देखा कि 60 गुना ज़्यादा फायदा दिया। अब तो लोग चाहेगा ना कि भारत से व्यापार करें। तो कुछ समय बाद भारत से पुर्तगालियों का व्यापार तेज हो गया। इसके कारण देखा इतना फायदा हो रहा था, व्यापार क्या हो गया? तेज हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों ने कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली में अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया। जो पुर्तगाली व्यापारी था वो कालीकट हो गया, ये तो किया था शुरू में, गोवा में किया, दमन दीव में किया, हुगली में किया, ये सब में अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दिया। अब थोड़ा समझते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। अब समझते हैं। अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों का गवर्नर बनकर आया। देखो अब गवर्नर बन के आने लगा। पूछेगा कि आपको पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र का मतलब कि गवर्नर बनकर कौन आया था पहली बार? तो ये आया था अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में आया था। अल्मीडा पुर्तगाल का भारत आने वाला पहला गवर्नर था। पुर्तगाल का पहला गवर्नर था भारत आने वाला। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। कौन? अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली व्यापार को बढ़ाने में सफल नहीं हुआ, ये सफल नहीं होता, अतः इसने 1509 ईस्वी में वापस बुला लिया। इसको बुला लिया गया 1509 ईस्वी में, इसको अल्मीडा को बुला लिया। अगला जो आता है ना वो रहता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आता है तो काफ़ी ज़्यादा ये सुधारने का कोशिश करता है, सुधारता भी है। अब अल्बुकर्क के बारे में देखते हैं। अल्बुकर्क पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर बन के आया। पुर्तगाल का ये दूसरा गवर्नर ये बन करके आया, यानी कि पुर्तगाल का था दूसरा गवर्नर बन के आया और 1509 ईस्वी में भारत आया था। अल्बुकर्क का पूरा नाम अल्फासो द अल्बुकर्क था। इसको नाम हो सकता है कहीं पर पूरा नाम पूछ दे तो इसका नाम पूरा याद रखना है, अल्फासो द अल्बुकर्क, इसका पूरा याद रखना, अल्फासो द अल्बुकर्क। यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। ये कब जीता? बीजापुर से गोवा को जीत लिया 1510 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। बीजापुर से कब जीता? तो 1510 ईस्वी में। उसमें बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह था। बीजापुर का सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली का व्यापार केंद्र बनाया और ये गोवा को जीत लिया बीजापुर से 1510 ईस्वी में, और इसको क्या किया? गोवा को व्यापारिक केंद्र बना दिया गया, है ना। कौन बनाया? अल्बुकर्क बनाया। पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापार की जगह साम्राज्यवादी हो गया। अब वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा था, अपना साम्राज्य भी बढ़ा रहा था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन किया। देखो भारत में क्या था? सती प्रथा चलता था, यानी किसी का हस्बैंड मर गया तो अब उसको सती होना पड़ेगा, तो वैसे वैसे महिला को चुनता था ये लोग और उससे शादी कर लेता था, है ना। और एक प्रकार से सती प्रथा पर रोक लगाने जैसा कोशिश किया कि नहीं हम लोग उससे शादी कर लिया ताकि ये जो है ना पुर्तगाल और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, उस एरिया में। तो ये ऐसा काम करने का कोशिश किया, क्यों? ताकि इसका साम्राज्य और बढ़े।
तो अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए क्या किया, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया। और पुर्तगाली अरब सागर और हिंद सागर में ज़बरदस्त प्रभाव बना लिए थे। इस प्रकार से वो पूरे तरीक़ा से हिंद सागर और इधर अरब सागर अगर हम बात करें, है ना, तो पूरे तरीक़ा से ये बना लिया, ज़बरदस्त प्रभाव बना लिया। मसाले एवं घोड़े के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था। मसाला के साथ साथ में घोड़े का व्यापार जो होता था काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया था। पुर्तगालियों ने समुद्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन चलाया था, पुर्तगाली ने चलाया था। क्यों चलाया था, अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए। समुद्र में पुर्तगाली व्यापारी को व्यापार करने के लिए एक परमिट देते थे जिसे कार्टेज कहा जाता था, है ना। ये जो पुर्तगाली लोग थे ना, जो दूसरे कोई और व्यापार जो है ना व्यापार करना चाह रहा है तो उसको परमिट देता था, उस परमिट को कार्टेज कहते थे, उसको कार्टेज कहते थे। पुर्तगाली और क्या करते थे, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराते थे। हुगली या अन्य जगहों पर पुर्तगाली लूटपाट भी करते थे। इसके कारण शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के विरुद्ध बड़ा अभियान किया था। लगभग ना ये शाहजहाँ के जो थे ना दासियाँ थी ना, दासियाँ को छेड़ दिया था पुर्तगाली लोग। शाहजहाँ इतना मार मारा था ना पुर्तगाली को, कहना ही नहीं, बहुत गंदा मारा था शाहजहाँ। तो यही हुआ कि हुगली या अन्य जगहों पर पुर्तगाली लूटपाट करते थे। इसके कारण शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के विरुद्ध बड़ा अभियान किया था। बहुत इतना मार मारा था ना कि इन्हीं लोग को समझ में आ गया था। इसमें हज़ारों पुर्तगाली मारे गए थे और हज़ारों पुर्तगालियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे वो लोग धर्म परिवर्तन करवाता था, ये भी करवाया। इतना ज़बरदस्त मारा, हज़ारों को मारा, कितना हज़ारों को धर्म परिवर्तन करा कर रख दिया। कौन, शाहजहाँ, ठीक ना। पुर्तगालियों ने शाहजहाँ के बेगम की दासियों को लूटा था, इसलिए शाहजहाँ ने पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई किया था। इसका बेगम की जो दासियाँ थी ना, इसको लूट लिया था। कुछ समय बाद पुर्तगालियों का व्यापारिक पतन होने लगा। अब ऐसे करेगा तो पतन होगा ना। अन्य यूरोपीय कंपनियों की आने के बाद पुर्तगाली भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया गया। अब कोई और धीरे धीरे आने लगा ना। तब पतन के कारण क्या था, आखिर क्यों पतन हुआ इसका, तो ये धर्म असहिष्णु हो गया था, समुद्री लूटपाट करता था। पुर्तगाली अधिकारी को जो भ्रष्टाचारी उतर गया था ना ये लोग। अल्बुकर्क के बाद जो भी आया, जैसे कि एक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, उतना अच्छा नहीं था। फिर अल्बुकर्क आया तो बहुत सारा काम किया, ब्लू वाटर पॉलिसी यही लाया, है ना, बहुत सारा काम किया ये, और कार्टेज जारी करता था तो ये लाया। मगर उसके बाद जो भी गवर्नर आया वो उतना ये योग्य नहीं था। और साथ में डच एवं अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से चुनौती, जो और सारा भी कंपनी आ रहा था ना, जैसे कि ऐसे थोड़ी ना कि तुम अकेले व्यापार कर सकता है, कोई और भी तो कर सकता है। तो मतलब कि भारत से व्यापार करने के लिए डच भी आया, अंग्रेज भी, तो धीरे धीरे अब चुनौती बढ़ने लगा इसके पीछे, ऐसे थोड़ी ना है। तो धर्म असहिष्णु मैंने क्या हो गया, हिंदू धर्म से हेट करता था ये लोग, है ना, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहता था, यानी कि धर्म असहिष्णु। तो धर्म सहिष्णु मतलब सब धर्म को मानने वाला, किसी धर्म से कोई हेट नहीं। तो धर्म असहिष्णु मतलब धर्म, किसी धर्म को बुराई करना, किसी धर्म को अच्छा बताना, इसी कहते हैं धर्म असहिष्णु। हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन सब के कारण भारत से पुर्तगाली का क्या हो गया, पतन हो गया। आखिर पुर्तगाली का पतन क्यों हुआ, ये यहाँ पर बात था। अब आगे देखते हैं भारत का डचों का भारत आगमन। आखिर डच आया तो जो डच के बारे में बोले तो नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं। नीदरलैंड के निवासी को क्या कहते हैं, उसको नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। और लिखे भी थे उधर हमें, है ना, उधर लिखे थे कि UN ऐसे करके लिखे थे हम लोग, UNED और P। U से हमारा हो गया यूरोपीय, N से हो गया नीदरलैंड, E से हमारा हो गया इंग्लैंड, D से हो गया डेनमार्क, अब PH से फ्रांस हो गया। तो U से हमारा यूरोप में हमारा पुर्तगाली आ गया यूरोप से, है ना। नीदरलैंड से हमारा डच आ गया, इधर से डच आया, नीदरलैंड से डच आया। ई से मतलब ई से इंग्लैंड से अंग्रेज आया, और डी से डेनमार्क से डेनिश लोग आया, और जो फ्रांस से कौन आया, फ्रेंच लोग आया, फ्रेंच, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब आता है, ये क्रम इसका है, याद रखिएगा। इसको पीछे लिखा हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, सब नोट्स बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तब डचों का आक्रमण देखते हैं भारत में। तो नीदरलैंड के निवासियों क्या कहते हैं, डच कहते हैं। भारत से व्यापार करने के लिए डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। डचों ने प्रारंभ में अपना ध्यान इंडोनेशिया से व्यापार पर दिया था। वो स्टार्टिंग में ना दिखावा किया था, इंडोनेशिया से व्यापार पर दिया था, लेकिन ये भारत से भी व्यापार करते थे। मेन तो भारत था ना ध्यान इसका। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहीं लिखता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना, यहाँ स्थापित किया था। तो इसको याद रख सकते हैं, ये पॉइंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था,
तो ये मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1605 में किया था डच ने। इसके बाद डचों ने भारत में पुलिकट, जो कि तमिलनाडु में है, पुलिकट हो गया, सूरत हो गया, चिनसूरत बंगाल में है, कसीम बाजार है, और जो कि कसीम बाजार बंगाल में हो गया, पटना हो गया, कोचीन हो गया, है ना, ये सब जगह था जहाँ ये अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है। और पटना कॉलेज जो है ना, ये डचों की पहले फैक्ट्री थी। जो भी आप पटना में अगर आप देखते होंगे कि जो पटना कॉलेज है ना, ये पहले डच की फैक्ट्री थी। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। कोई अगर बिहार का एग्जाम देगा तो हो सकता है पूछ सकता है। डच लोग भारत से मुख्य रूप से मसालों, नील, सूती वस्त्र एवं अफीम आदि का व्यापार करते थे। डचों का सबसे अधिक व्यापार भारत से सूती वस्त्र का होता था, क्योंकि भारत का जो सूती वस्त्र था ना, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सूती वस्त्र का क्वालिटी इतना अच्छा था कि उसका कहना ही नहीं है। मतलब कि ऐसा सुने हैं कि एक रिंग से पूरा धोती पार हो जाता था। एक कुछ मतलब धोती हो, चाहे एक जो होता है ना सिलाई का, माचिस का खोली होता है, उसमें मतलब कि ये अड़ जाता था। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का, मतलब A1 क्वालिटी का रहता था। हाँ, अब आगे देखते हैं। इसीलिए तो अंग्रेज लोग ना पूरा ध्वस्त किया था भारत का जो था, जो कलाकार था ऐसा सूती कपड़ा का, वो लोग अंग्रेज जानबूझ के ही किया था, बर्बाद किया था ताकि हम लोग का कपड़ा खरीदे। हॉलैंड या नीदरलैंड एकमात्र यूरोपीय देश था जिसने भारत के सूती वस्त्र पर आयात कर नहीं लगाया था या कोई शुल्क नहीं लगाया था। कुछ समय बाद डचों का अंग्रेजों के साथ व्यापार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अब अंग्रेज भी तो आ रहा है, अब दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कोई आएगा तो संघर्ष तो होगा ही। और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था। देखिए, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। छोटा सा देखो दिख रहा है यहाँ पर सामने में, है ना। कब हुआ था वेदरा का युद्ध? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच में क्या हुआ था? वेदरा का युद्ध हुआ था। इसमें डच पूरी तरीक़ा से हार गया। डचों का भारत से प्रभाव समाप्त हो गया। डच मुख्य रूप से इंडोनेशिया और श्रीलंका के मसाला व्यापार पर केंद्रित हो गया। अब भारत से बेचारा ये निकल गया डच। अब कौन आ गया? अंग्रेज। कुशल व्यापार प्रबंधन के कारण यूरोपीय कंपनियों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे अधिक लाभ कमाया था। इसका जो था ना व्यापार प्रबंधन एकदम अच्छा था, इसके कारण यूरोपीय कंपनियों में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये सबसे अधिक लाभ कमाया था। डच बिहार से सबसे अधिक सोरा का व्यापार करते थे, जिससे बारूद बनता है ना, सोरा। देखिए, तो बिहार स्पेशल हो सकता है कि आप सवाल आ जाए कि जो डच लोग थे ना, बिहार से सबसे अधिक किसका व्यापार करते थे? तो सोरा का करते थे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब इसके आगे जो है ना, हम लोग का भारत में अंग्रेजों का आगमन देखना है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ, किस प्रकार से पुर्तगाली और डच के बाद भारत में जो व्यापार करने के लिए अंग्रेज आया, और एलिजाबेथ के समय में आया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है। उसका पूरा नाम क्या रहता है, हर चीज़ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।